जय हिंद दोस्तों, मैं अरुण कुमार सिंह एडवोकेट आपको एकेएस स्टडी में स्वागत करता हूं। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें सबसे पहले ये जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन एक ग्रैंड लॉ होता है। इट इज़ ए मदर लॉ, मदर ऑफ ऑल द लॉ एंड ऑल द रूल्स रेगुलेशंस policy all get authority, derive authority from the Indian Constitution, and Indian Constitution derive authority from the Indian citizen. So we will see the preamble. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic. तो इसको ये बोला है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किसने किया? तो इंडिया के सिटीजन ने किया। और इंडिया के सिटीजन ने किया तो इंडिया को कैसा बनाया? तो इसको मैं एक निमोनिक से, जो मेरा एक दोस्त का नाम भी है कि डॉक्टर SSS सुब्बाराव, उससे याद किया। तो DR से हो गया कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा, और ट्रिपल से हो गया कि सोवरिन होगा, सोशलिस्ट होगा और सेकुलर होगा। फिर उसके बाद है कि JEL, तो लोगों को क्या मिलेगा? तो लोगों को मिलेगा जस्टिस, जैसे जस्टिस। तो जस्टिस में सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस मिला। मतलब सोशली ऑल द पीपल विल बी इक्वल, social status of all the people will be equal, and economic status will be equal. If it is not equal, then government will try to make them equal, and political status of all the people will be equal. If it is not equal, anybody elected or selected, then he will get on the basis of his or her merit a higher position. But initially, without any appointment or election or selection, the political, social or economic position should be equal, and if not, then government will make it equal by taking more or less taxes. Those who are poor, government will take more taxes from them. JEL, next is equality. Constitution हमें इक्वलिटी देता है, लोग को, जनता के इक्वलिटी देता है। कैसे? तो स्टेटस, इक्वल स्टेटस देता है एक। दूसरा, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल, इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या किसी और चीज़ का हो, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है और इक्वल स्टेटस देता है। तीसरा है JEL, L से लिबर्टी। लिबर्टी देश की जनता को क्या मिलता है? तो लिबर्टी ऑफ थॉट मिलता है, लिबर्टी ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिलता है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ इन एनी रिलीजन मिलता है, लिबर्टी ऑफ फेथ मिलता है, लिबर्टी ऑफ वर्शिप मिलता है। तो इस तरह से दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एडप्ट करना मतलब इसी कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना लिया। ड्राफ्टिंग कमेटी जब दिया, लेड बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो दिया गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल है, तो उसको एडप्ट कर लिया गया 26 नवंबर 1949 को कि इसी कॉन्स्टिट्यूशन को भारत में लागू होगा। लेकिन भारत में कब लागू होगा वो बाद में पता चला। तो भारत में कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसके बाद आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इनेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इसको कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया और ड्राफ्ट, उसके एक छोटा कमेटी था ड्राफ्टिंग कमेटी, जो हेडेड बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो इसको लिखा, उन्होंने इसका लिखा। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो था वो देश के जनता के प्रतिनिधि चुने गए, देश के विभिन्न वर्गों से, विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिनिधि चुने गए। तो वो फाइनली जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने किससे अथॉरिटी किया, तो ग्रहण किया, तो जनता से। अवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 में देख चुके। उसके बाद आप देखेंगे सैलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का सैलेंट फीचर क्या है। तो पहला है लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड।
सेकंड है सिंगल सिटीजनशिप, इसमें एक ही सिटीजनशिप होता है। पहले जम्मू कश्मीर का एक अलग होता था तो 2 हो जाता था, लेकिन अब वहाँ भी नहीं है, यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया है तो एक ही सिटीजनशिप है। अमेरिका में डबल सिटीजनशिप है दोस्तों। उसके बाद फंडामेंटल राइट इसमें दिया गया है। इसमें क्या है, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक पार्ट 3 है जिसमें फंडामेंटल राइट का जिक्र किया गया है। हालांकि आर्टिकल 12 में ये बताया गया कि डिफिनेशन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 13 में बताया गया है कि एनी कॉन्स्टिट्यूशन एनी लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट इज वाइड। उसके बाद 14 से फिर फंडामेंटल राइट का जिक्र हुआ है। तो दोस्तों फंडामेंटल राइट दिया गया भारतीय संविधान में। उसके बाद नेक्स्ट चौथा पॉइंट है फंडामेंटल ड्यूटीज भी है भारतीय संविधान में। फंडामेंटल नागरिकों की फंडामेंटल क्या ड्यूटी है, अधिकार ही नहीं मिलेगा, कर्तव्य मिलेगा। क्या फंडामेंटल कर्तव्य वो भी मिलेगा। उसके बाद 5वां में है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी बताया गया है। उसके बाद 6ठा में है कि मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन 2 तरह से मीन्स अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी एक्ट में इनेक्टमेंट या किसी एक्ट को इनेक्ट करना है तो 2 तरह से किया जा सकता है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट है जिसे फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट है, या कोर्ट में अमेंडमेंट है, या पार्लियामेंट में अमेंडमेंट कुछ करना है तो उसके लिए रिजिड है, मीन्स 2/3 मेजॉरिटी चाहिए दोनों लोकसभा और राज्यसभा में। और स्टेट असेंबली के 50% स्टेट के से रेटिफिकेशन चाहिए। स्टेट असेंबली के 50% स्टेट से रेटिफिकेशन मतलब उसको पास कराना है, तब जाके उसमें अमेंडमेंट होगा। मान लो कोई साधारण अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में हो या कोई एक्ट बनाना हो तो 50% बहुमत से उसको लोकसभा राज्यसभा से पास करके उसको बनाया जा सकता है। इसलिए रिजिड भी कुछ मामले हैं, कुछ मामले में फ्लेक्सिबल भी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एडल्ट फ्रेंचाइज का व्यवस्था है। 7वां पॉइंट है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एडल्ट फ्रेंचाइज की व्यवस्था है, मतलब 18 साल से ऊपर के जो भी व्यक्ति हैं वो वोट दे सकते हैं, गवर्नमेंट को चुन सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को लोकसभा में या विधानसभा में चुन सकते हैं। उसके बाद है कि इंडिया एज ए डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सोवरेन सेकुलर एंड रिपब्लिक स्टेट। इंडिया को जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया है कि ये डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा, सोशलिस्ट होगा, सोवरेन होगा और सेकुलर होगा। डेमोक्रेटिक कंट्री मीन्स जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन होगा, और रिपब्लिक मीन्स जनता के प्रतिनिधि इस देश के हेड ऑफ स्टेट होंगे, जैसे राष्ट्रपति रिपब्लिक हैं। उसके बाद सोशलिस्ट होगा मतलब समाजवाद, समाज में सभी की बराबर स्टेटस होगी। सोवरेन होगा मतलब देयर इट विल बी फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, इंडिया अपने बारे में खुद डिसीजन लेगा। उस सेकुलर होगा मतलब इंडिया मीन्स इट्स इंडिया हैज नो रिलीजन, देश का कोई अपना रिलीजन नहीं होगा। उसके बाद है कि पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट दिया गया है जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, उसको हम नेक्स्ट देखेंगे।